सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी डीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड तैयारी करा रहा हूं और बहुत तरीके की तैयारी करा रहा हूं और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा कोई भी पेड ग्रुप नहीं चलता है, किसी प्रकार का कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं, टाइम टू टाइम वीडियोस डालता हूं और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूं। कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को मैं आसान भाषा में बताने की मतलब कोशिश करता हूं। तो अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए जो कि मैंने थ्योरीज पे बनाए थे और मैंने फिजिकल एजुकेशन की जो हिस्ट्री है उस सबको कंप्लीट कर दिया है। वेरियस कंट्रीज जो भी थी, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह, उनको भी कंप्लीट करा दिया है थ्योरी। उसके बाद हम एमसीक्यू भी पढ़ाते हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है थ्योरी लेक्चर, उसमें मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ और थ्योरी के बाद उसके रिलेटेड एमसीक्यूज कराता हूँ। तो मैंने बता रहा हूँ कि आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्ले एंड इट्स थ्योरीज। तो ये वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ था लेकिन कुछ कारणों से ये वीडियो डिलीट हो गया यूट्यूब से। तो बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर आप फिर से इसको बना दीजिए, तो बच्चों के लिए मैं फिर से बना रहा हूँ और बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि प्ले थ्योरीज से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो जब आप मेरे साथ इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे और आपका डीप कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे चैनल में एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है नीचे, फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर तब होता है। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि कभी भी किसी के बारे में बात की जाए और उसका नाम लेते ही अगर आपके दिमाग में उसके कई प्रकार के गुण अवगुण और चित्र बनना स्टार्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर होना। जब आप समझ ही नहीं पाएंगे और आपका माइंड क्रिएट ही नहीं कर पाएगा तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे प्ले एंड इट्स थ्योरीज और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे और बात करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको यह बता दूंगा कि जो थ्योरी है ये थ्योरी किसने दिया है, बस मैं शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक याद करने का तरीका ही बताऊंगा, उसके फुल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि ये थ्योरी ऐसा क्यों बोला गया। अगर उसका नाम है सरप्लस एनर्जी थ्योरी तो सरप्लस एनर्जी थ्योरी क्यों कहा गया है, क्या कारण है कहने का और इसको किसने। तो ये सारी बातें, इसके बाद हम लोग लास्ट में एक एमसीक्यूज लगाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये बात मान के चलिए कि मैं कम से कम 20-25 एमसीक्यू लगवाऊंगा इस टॉपिक से और वो 20 एमसीक्यूज अगर आप लगा दिए तो कभी भी आपको प्ले और उसके थ्योरीज में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया बात। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पेन ले लेता हूँ। पेन के लिए मुझे यहां जाना पड़ेगा और मैंने पेन ले लिया, ठीक है। तो पेन लेने के बाद अब मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। प्ले एंड प्ले थ्योरी की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। कभी कभी कुछ डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो खेल एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति तो करता है और यथार्थता को भी जाना जाता है। तो ये किसने कहा है? ये महाशय थॉर्नडाइक ने कहा है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है प्ले एंड थ्योरी में, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जामों में। तो आप ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये किसका है? ये है थॉर्नडाइक का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। खेल एक स्वैच्छिक और आत्मकेंद्रित क्रिया है, ठीक है। ये किसने बोला है? ये बोला है स्टर्न ने। इनका भी बहुत फेमस एक लाइन का है, आप याद रखिएगा, खेल एक स्वैच्छिक और आत्मकेंद्रित क्रिया है। ये किसने बोला है? स्टर्न ने बोला है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, हम मनोरंजन और खेल में डिफरेंस अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इसको अंतर कैसे करेंगे? देखिए मनोरंजन जो होता है ना, उसमें एक वर्ड को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका जो सेंस निकलता है वो खाली समय का सदुपयोग होना चाहिए। खाली समय का सदुपयोग क्या है? खाली समय का सदुपयोग मनोरंजन में जाएगा और खेल क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बस इस बात को ध्यान दीजिएगा, स्वैच्छिक और स्वाभाविक प्रक्रिया होते तो दोनों हैं। मैं मनोरंजन भी पढ़ाऊंगा अभी आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा और अच्छे से डीप से। लेकिन कभी कभी 2 ऑप्शन आ जाते हैं और 2 ऑप्शन में कभी खेल आ गया और कभी आपका मनोरंजन आ गया। तो इन दोनों में क्या होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि इसका ऑप्शन खेल होगा या मनोरंजन होगा या रिक्रिएशन होगा या प्ले होगा। तो आप एक बात मान के चलो तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आपके ऑप्शन में। आपको बताना चाहिए कि जो रिक्रिएशन है ना वो हमेशा खाली समय का सदुपयोग,
ठीक है, लेजर टाइम, ठीक है, यूज ऑफ लेजर टाइम का मतलब बताता है, इस सेंस को लेके चलना हमेशा, मनोरंजन जहां भी वर्ड देखना उसका सेंस ये निकल के सामने आता है। और खेल एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और बच्चे खेलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग आज बात करेंगे इसके थ्योरीज के बारे में कि कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं और ऐसे कौन कौन से जो महान फिलोसफर हैं जिन्होंने थ्योरीज बनाई है प्ले की, बच्चे क्यों खेलते हैं। देखिए इस थ्योरी का मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब आप इन थ्योरीज पर बेस्ड रखेंगे। थ्योरीज और प्रिंसिपल, सिद्धांत दोनों, आपने कहीं सुना होगा कि स्पोर्ट ट्रेनिंग के प्रिंसिपल या स्पोर्ट ट्रेनिंग के थ्योरीज, थ्योरीज और प्रिंसिपल दोनों एक जैसा होता है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ये थ्योरीज और प्रिंसिपल एक साइंटिफिक बेस्ड पर बनाए जाते हैं, इसमें रिलायबिलिटी होती है, इसमें एक्यूरेसी होती है, ठीक है, तो ये एकदम एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं। तो आप इस बात को मान के चलिए कि एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं। अगर हमें वो चीज अचीव कर रहा है तो अगर हम उनके नियम, एक तरह से समझ लीजिए कि साइंटिफिक रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक साइंटिफिक रूल्स होते हैं। और अगर हमको कोई चीज अचीव करना है तो हम अगर उसी रूल्स के हिसाब से जो प्रिंसिपल में बोले गए हैं उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर पाते हैं जिसके बारे में वो प्रिंसिपल बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आज आपको। तो जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो कौन कौन से थ्योरी पूछे जाते हैं मैं ये भी लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले हम सारे थ्योरीज को देखेंगे और यकीन मान के चलिए कि बाहर यानी फॉरेन के भी कुछ प्ले थ्योरीज है जो आज तक इंडिया में आपको नहीं पढ़ाए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरप्लस एनर्जी थ्योरी की। इस सरप्लस एनर्जी थ्योरी को हिंदी में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर और वान सीलर दो लोगों ने इस तरह की थ्योरी को बताया कि बच्चे क्यों खेलते हैं। देखिए हर थ्योरी का मतलब आप तभी समझ पाएंगे जब इससे आप क्वेश्चन करेंगे कि बच्चे क्यों खेलते हैं या खेल का कारण क्या है, खेल होना स्वाभाविक क्यों है, ठीक है। तो इस थ्योरी में बोला गया है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी में, कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि उस एज में, तो बच्चे का एज होता है चाइल्डहुड का एज, जैसे इन्फेंट्स का एज होता है 0 to 3 ईयर्स, उसके बाद 3 to 11 ईयर्स 12 ईयर्स तक क्या होता है, बचपना होता है, और उस एज में बच्चे खेलते हैं। तो बच्चे क्यों खेलते हैं, तो क्योंकि उस एज में बच्चों के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को वो खत्म करने के लिए खेलते हैं। अगर उस एज में बच्चे को नहीं खिलाएंगे, आप किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो बच्चों का एक प्रॉपर जो मोटर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, दूसरी प्रॉब्लम भी हो जाएगी कि बच्चे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आया बात। तो और एक चीज और प्रॉब्लम ये है कि बच्चे, जैसे आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर, तो बच्चे जब खाली रहेंगे तो शैतान का घर, तो इसी तरह उनको खेल खेलने देना चाहिए। उनके पास दिमाग यानी उनके पास जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है उस एज में, और उसे वो खेल के माध्यम से खर्च करते हैं। तो आइए यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लेते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। बच्चों के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा होती है जिससे वह खेल के माध्यम से खर्च करते हैं, इसीलिए बच्चे खेलते हैं, बस इसका मतलब यही है। आप जब थ्योरीज पढ़े होंगे, इस प्ले के थ्योरीज लोग पढ़ते नहीं, छोड़ देते, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यकीन मान के चले कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको याद किया जाता है थ्योरीज को, जिस प्रकार से मैंने याद किया है। आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं अगर आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी थ्योरी। एंटीसिपेटरी थ्योरी को हिंदी में पूर्व अनुमान का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे कार्ल ब्रूस ने, ठीक है, इन्वेंट किया था। कार्ल ब्रूस ने बताया था कि पूर्व अनुमान, तो इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे भविष्य में जो बनना चाहते हैं उसी को क्या करते हैं कि खेल के माध्यम से उसी तरह का रोल प्ले करते हैं बचपन में, और क्या करते हैं आगे चल के वही बनना चाहते हैं, इसीलिए बचपन में उसी प्रकार का रोल प्ले करते हैं और खेल के माध्यम से चीज को दोहराते हैं। दैट इज अ पूर्व अनुमान का सिद्धांत एंड दैट इज एंटीसिपेटरी थ्योरी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे होते हैं बचपन में डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं, और जब हाइड एंड सीक होता है तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि पुलिस का रोल करते हैं। तो उनको ये बातें कैसे पता चल जाता है, उनको ये बातें पता चल जाता है टीवी से या उनके माँ बाप से। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो शुरू से एक टारगेट बना लेते हैं कि हमको आगे जाकर वही चीज करना है, और बचपन में उसी प्रकार के खेल को भी चुनते हैं जो कि उनके भावी जीवन से संबंधित होता है, और वो उसी प्रकार का बिहेव भी करते हैं, बिहेवियर भी करते हैं, उसी प्रकार के अपना बॉडी लैंग्वेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो बचपन से कुछ बच्चे ऐसा करना शुरू करते हैं, सभी नहीं करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं। तो इन्होंने बोला कि बच्चे अपने भविष्य का अंदाजा लगाकर बचपन से ही खेलना, उसी प्रकार का खेल खेलना पसंद करते हैं, इन्होंने ये बात कही है। आइए बात कर लेते हैं प्री एक्सरसाइज थ्योरी।
तो प्री एक्सरसाइज थ्योरी क्यों बोला गया, इसको भी समझ लेते हैं कि प्री एक्सरसाइज थ्योरी का मतलब ये है यहाँ पे कि मेन कंपटीशन से पहले क्या होता है, प्रैक्टिस मैच होता है। जैसे एक्चुअल अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है आईपीएल का, उससे पहले अगर हम मान लीजिए इंडिया टीम कहीं जाती है कोई वर्ल्ड कप खेलने जहां पे हो रहा होता है, तो हमें देखा होगा कि एक्चुअल मैच से पहले होते हैं प्रैक्टिस मैचेस, ताकि क्या होता है कि वहां के इन्वायरमेंट और कंडीशन और पिचेस को वहां पे वो हमारे खिलाड़ी समझ पाए। तो इसीलिए क्या होता है कि भविष्य में जो बनना चाहते हैं उसको शुरू से ही क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते जाते हैं, यानी कि उसी का अभ्यास करते जाते हैं बचपन में, और आगे चल के उसी को अपना एम बनाना चाहते हैं। इसीलिए इसको प्री एक्सरसाइज थ्योरी भी बोला गया है। आगे आप बात करते हैं, बच्चे भविष्य में जो बनना चाहते हैं उसे बचपन से ही अनुमान लगाकर उसी प्रकार का खेल को खेलते हैं। बात समझ में आया? तो इसीलिए क्या बोला गया है कि बच्चे भविष्य में जो बनना चाह रहे हैं उसी प्रकार का खेल खेलते हैं, इसीलिए इसे एंटीसिपेटरी थ्योरी बोला गया है, और जो कि कार्ल गुस ने इसका इन्वेंशन किया था। आइए नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है रिक्रिएशनल थ्योरी। रिक्रिएशनल थ्योरी को इन्वेंशन किया था लॉर्ड केम्स एंड GT W पैट्रिक्स ने। ठीक है, अभी मैं इनकी याद करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, और मनोरंजन क्या होता है, जब खाली समय का सदुपयोग किया जाए तो उसे मनोरंजन कहा जाता है। तो इस थ्योरी में लॉर्ड केम्स और GT W पैट्रिक ने बताया है कि बच्चे जब किसी काम को बहुत ज़्यादातर लगातार कर लेते हैं और करने के बाद जब बोरियत का फील करते हैं, और अपनी तो बोरियत के फील करने के बाद जब वो अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी भी एक्टिविटीज को, किसी भी गतिविधि को चुनते हैं, तो वो उनके लिए क्या होता है, रिक्रिएशन होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि रिक्रिएशन का मतलब ही होता है, जो रिक्रिएशन वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस क्रिएशन। री प्लस क्रिएशन, CREA, मैं वहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो री प्लस क्रिएशन, री का मतलब होता है पुनः, और क्रिएशन मतलब है ऊर्जा की प्राप्ति कर रहा। क्रिएशन मतलब कि तुरंत क्रिएट करना। तो कहने का मतलब रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा, टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन बताऊंगा, इसके वैरायटीज बताऊंगा, कितने एजेंसी होती है रिक्रिएशन की, ये सब आपको बताऊंगा। तो इसका टॉपिक अलग चलेगा। अभी यहाँ पे हम खेल प्ले से पढ़ते हैं, तो प्ले और रिक्रिएशन लोगों में डिफरेंस बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जो रिक्रिएशन होता है, आप एक ही डिफरेंस को लेके चलिए कि प्ले जो होता है वो खाली समय, जो रिक्रिएशन होता है वो खाली समय का सदुपयोग होता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम रिलैक्सेशन थ्योरी है। रिलैक्सेशन थ्योरी क्यों है, क्योंकि जब हम किसी काम को करते करते बोर हो जाते हैं, ठीक है, किसी काम को करते करते जब हम बोर हो जाते हैं, तो बोर होने के बाद क्या करते हैं कि रिलैक्स करना चाहते हैं, और जब रिलैक्स के दौरान भी कोई गतिविधि करते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्रिएशनल थ्योरी, इसी को हम रिक्रिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन थ्योरी, इसी से या तो आप नाम से याद कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलैक्सेशन थ्योरी किसे कहते हैं, तो रिलैक्सेशन थ्योरी यहाँ पे रिक्रिएशनल को भी कहते हैं, इस बात को आप समझिए। तो आर से यहाँ भी नाम आ रहा है, आर से यहाँ भी आ रहा है, तो आप इस बात को समझिएगा कि रिक्रिएशन करने के लिए हम रिलैक्स चाहिए, और रिलैक्स यानी रिलैक्सेशन थ्योरी को अगर पूछेगा कि किस थ्योरी को रिलैक्सेशन थ्योरी भी कहा जाता है, तो आप बताएंगे रिक्रिएशनल थ्योरी को रिलैक्सेशन थ्योरी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं, आइए सामने चलते हैं। बच्चे अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं, इसमें ये थ्योरी में ये बात कही गई है, जिससे कि वह बोरियत को दूर करते हैं और नए ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो सीधी सी मतलब मैंने आपको भी इससे पहले बताया कि रिक्रिएशन का मतलब होता है री प्लस क्रिएशन। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक को बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है साइको एनालिटिक थ्योरी। ये भी प्ले में भी दिया गया है, और साइकोलॉजी में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, लेकिन प्ले में भी इसका रोल होता है। तो इसको दिया है सिगमंड फ्रायड ने, जिसको कि हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए, 50-50। मेरा कहने का मतलब ये है फिजिकल एजुकेशन में, लेकिन ज़्यादातर अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छा आती है तो वो अच्छी बात है, 60-70% इंग्लिश आपको आनी चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि जो भी अच्छे नोट्स है ना, वो अच्छे नोट्स अवेलेबल होते हैं इंग्लिश के लैंग्वेज में, क्योंकि ये जो हमारा फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है वो एलाइड साइंसेज है, और इस पर जो ज़्यादा रिसर्च किया है वो फॉरेन के लोगों ने किया है। ठीक है, तो अच्छी किताबें आपको वहीं से, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने ज़्यादा अच्छी जानकारी दी हुई है हमको। तो ये हमारा सिगमंड फ्रायड ने इसको इन्वेंशन किया था। आइए बात करते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी में क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो इमोशंस होते हैं ना, उनके अंदर जो इच्छा शक्ति होती है, उसी इच्छा शक्ति को क्या करते हैं, वो खेल के माध्यम से व्यक्त करते हैं या उसको कंप्लीट करते हैं।
तो इन्होंने बोला, तो आपने सुना होगा कि जब आपने पढ़ा होगा साइकोएनालिटिक थ्योरी, अगर आपने पहले पढ़ा होगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, तो इसके अंदर 3 चीजें आती है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो ये तीनों जो होती है वो इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इन्होंने भी यहाँ बताया कि प्ले में इसका क्या रोल है कि बच्चे जो होते हैं बचपन में उनकी इच्छा शक्ति को, अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से खेल को चॉइस करते हैं और उस हिसाब से खेलते हैं। तो इन्होंने बताया कि बच्चे खेल के द्वारा अपनी इच्छा शक्ति को व्यक्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं, इसीलिए वो खेल को चुनते हैं और खेल को खेलते हैं। तो ये हुआ है आपका साइको एनालिटिक थ्योरी। आगे बात करते हैं इंस्टिंक्ट थ्योरी। इंस्टिंक्ट थ्योरी का मतलब क्या होता है? इंस्टिंक्ट मतलब होता है स्वाभाविक, ठीक है। तो इसको किसने दिया था, हम देख लेते हैं। इसको विलियम मैकडूगल ने दिया था। तो विलियम मैकडूगल का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है और इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट और अच्छे फिलोसफर और अच्छे साइंटिस्ट के नाम से इनको हम फिजिकल एजुकेशन में जानते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उसको भी इन्होंने कवर किया हुआ है, कई सारे क्वेश्चनायर भी बनाए हुए हैं इन्होंने। आइए बात करते हैं यहाँ पे प्ले थ्योरी की। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी को नेचुरल एक्ट भी कहा जाता है। इंस्टिंक्ट मतलब क्या है? इंस्टिंक्ट मतलब स्वाभाविक है। तो जो खेल है ना वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक मतलब है कि बच्चा बचपन में खेलेगा ही खेलेगा। बच्चों को हमको कुछ खेल के बारे में कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो खुद से ही खेल लेता है, क्योंकि ये बच्चों के अंदर पहले से ही मौजूद रहती हैं। क्यों मौजूद रहती हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रोथ थ्योरी में, कि बच्चे क्यों, उनके अंदर ये नेचुरल एक्ट होता है, बच्चे क्यों खेलते हैं। देखिए उनको हम लोग मूवमेंट करना सिखाते हैं, उनको चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं और जो भी चीजें हैं वो हमको सिखाना पड़ता है। लेकिन जब बच्चों को ये सब आ जाता है तो बच्चे खेल अपने मन से चुनते हैं और अपने हिसाब से खेलना स्टार्ट करते हैं। वो पूछते नहीं जाते हैं माँ बाप से कि कौन सा खेल खेलूं मैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से। तो ये जो प्ले होता है ना वो नेचुरल एक्ट होता है और इंस्टिंक्ट थ्योरी भी एक नेचुरल एक्ट है। तो खेल के एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बच्चों के अंदर पहले से ही मौजूद रहता है। तो जन्मजात प्रवृत्ति होती है, इंस्टिंक्ट है एक तरीके से, और इसी इंस्टिंक्ट के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, खेल को खेलते हैं। तो इस थ्योरी में मैंने ये बताया। लास्ट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम लोग नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग और भी अच्छे थ्योरीज को जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट है सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी, कॉन्टेक्ट थ्योरी का मतलब क्या है? सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी का मतलब है कि बच्चे जब खेल के माध्यम से सामाजिक रीति रिवाज को सीखते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो जब वो दोस्त के साथ मिलते जुलते हैं और उनको फैमिली की तरह मेंबर्स मानने लगते हैं और जो भी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी फीलिंग सीखते हैं अपने टीममेट्स के द्वारा, तो वही क्या है उनके अंदर जो कस्टम ट्रेडिशन सीख रहे हैं, वही है हमारा सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी। तो इसमें क्या बोला गया है? सामाजिक, इसको हिंदी में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत बोला जाता है। और लुमिले और प्लेटो, देखिए दोनों, कहीं कहीं आपको प्लेटो मिलेगा और कहीं कहीं आपको लुमिले मिलेगा, तो दोनों ही सही है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम किताबों में मैंने देखा है कि इसको लुमिले माना गया है ज्यादा सही, ठीक है। कहीं कहीं देखेंगे कि प्लेटो ज्यादा सही माना गया है। अगर ऑप्शन में एक आता है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आता है तो ऐसे विवादित क्वेश्चन नहीं दिया जाता। आप इस बात को जान लीजिए, आयोग अपने ऊपर उंगली उठवाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि दोनों अगर ऑप्शन में आ गया तो मेरे हिसाब से आप प्लेटो को सही मानेंगे, क्योंकि ज्यादा पुराने हैं और ज्यादा रिलायबल है। लेकिन अगर न्यू थ्योरी जो बात हो गई है वो लुमिले ने दिया था। तो आइए बात कर लेते हैं कि इस सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी में क्या बोला गया है। सोशल कॉन्टेक्ट में बच्चे खेल के माध्यम से सामाजिक रीति रिवाज को सीखते हैं, यानी कि सोशल कस्टम और ट्रेडिशन को सीखते हैं, इसीलिए इसे सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी भी बोला गया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मुझे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूं मैं हमेशा, और इसके बाद फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जहां भी जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीजें बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप डायरेक्टली, मेरा मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, आप वहां पे मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं जा पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं टेलीग्राम पर या फेसबुक पे, तो मैंने नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप करके मुझे वहां पे मैसेज करके हाय करके भेज दीजिए, अपना नाम भेज दीजिए और टीजीटी लिख के भेज दीजिए। जो भी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भेज दीजिए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा।
तो अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में जरूर बताइए, क्योंकि ये मेहनत मैं बिल्कुल निःशुल्क कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग भ्रमित हैं कि निःशुल्क में कोई चीज़ अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे वीडियोज़ को देखें और कंपेयर करें जहाँ पे वो पैसे देके पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।